ओके। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर था और मैंने आपको दिखाया था न्यूक्लियाई चैप्टर में बहुत कम सिलेबस बचा हुआ है। जो हमारा रेडियो एक्टिविटी टॉपिक था वो हमारा नीट में से हटा दिया गया है। तो आज हम जनरली देखेंगे मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन देखने वाले हैं। तो आज क्या देखेंगे? कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, मास एनर्जी रिलेशन, और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा कि आपको याद हो, मैंने आपसे बोला था कि आप जो बेसिक होगा केमिस्ट्री का वो पढ़ के आएंगे। पढ़ के आए हो केमिस्ट्री का बेसिक? यस सर। बाकी लोग हर्ष के अलावा? Yes, sir. Yes, sure. ओके। Yes, sir. एक दो लोग बोले। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने अभी तक एटम्स में क्या क्या देखा, उसी को फॉरवर्ड करेंगे हम किसमें? न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहला सबसे पहला लॉ कौन सा देखा था? डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ देखा था ना? डाल्टन चचा ने क्या बोला था? डाल्टन चचा बोले थे कि जो हमारा मैटर है, जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? टिनी पार्टिकल्स। एटम। टिनी पार्टिकल्स को क्या बोला था उन्होंने? एटम बोला था। और एटम ही हमारा क्या था? अनब्रेकेबल था। अनब्रेकेबल था। ये किसने बोला था? डाल्टन चचा ने। ये बोला था कि नहीं, बताओ? यस। Yes, sir. उसके बाद कौन आया था Yes, भाई? sir. उसके बाद कौन आया था? थॉमसन। थॉमसन। थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने बोला था कि जो एटम है वो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एटम में जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उन्होंने बोला था, जैसे हर्ष ने बताया था कि कैसे बेटा हर्ष कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था? सर जैसे वाटरमेलन वाटरमेलन में में जैसे सीड्स होते हैं, वाटरमेलन उसमें पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज उसमें सीड्स जैसे। सीड्स जैसे होते हैं। यस। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे उसके बीज ऐसे ऐसे खुले हुए होते हैं, इधर उधर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और मास जो होता है पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये किसने बताया? थॉमसन ने। लेकिन इसको गलत प्रूफ किया, देखो, डाल्टन को गलत प्रूफ किया थॉमसन ने। थॉमसन को गलत प्रूफ किया किसने? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। Yes, रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है, जो एटम होता है उसमें एक अंदर मास जो होता है उसका कंसंट्रेटेड होता है किसी एक पॉइंट पे। किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस। yes, है ना? ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे रोटेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो कुछ देर बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी में गिर जाता है। इसीलिए तो रदरफोर्ड की कमी क्या थी? वो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कौन? रदरफोर्ड चचा। रदरफोर्ड चचा जो थे वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद कौन आए थे भाई? उसके बाद कौन आया था? बोर। बोहर मॉडल। बोहर्स मॉडल आया था। बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आया था। तो उन्होंने क्या बोला था? जो न्यूक्लियस होता है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो ऑर्बिट होती है उनमें हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, उसके अराउंड ऑर्बिट्स होती है। लेकिन जो ये बोहर मॉडल था, बोहर चचा जो थे वो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बता पाए थे। उसी बेस पे हमने इन्हीं ऑर्बिट्स के बेस पे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था फॉर हाइड्रोजन के लिए। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। yes, sir. तो उसके बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा, एनर्जी लेवल्स पढ़े, एनर्जी लेवल का फॉर्मूला भी देखा था हमने। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल, वहां पे ये भी देखा था हमने कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन
कूदेगा, जब मान लो थर्ड से कूदेगा फर्स्ट में, सेकंड से कूदेगा फर्स्ट में, या फोर्थ से कूदेगा थर्ड में, कब कहाँ से कूदेगा, तब कौन कौन सी सीरीज बन रही थी हमारी, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं यस सर। एटम में। उसके बाद हमारी यहाँ पे एटम की कहानी खत्म हो गई थी। उसके बाद आई थी बात, ये जो न्यूक्लियस है भाई, इसके बारे में कुछ बात नहीं हुई थी वहां। जो एटम चैप्टर था उसमें न्यूक्लियस के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। उसके बाद चैप्टर आया हमारा क्या, न्यूक्लियाई। उसके बाद आया न्यूक्लियाई चैप्टर। तो इसमें किसके बारे में बात होने वाली है हमारी, जो न्यूक्लियस के बारे में बात। आ रही बात समझ में, यस रिलेशन सर। समझ में आ रहा यस है सर। एटम से न्यूक्लियाई का। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस सर। सर। बैकग्राउंड समझ में आया, हमें क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। यस सबसे सर। पहले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले आप बोलोगे एवरी एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा सबके पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन के पास ओनली क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन होता है कि नहीं होता हाइड्रोजन के पास। अरे केमिस्ट्री पढ़ के आए और रिवाइज करके आए हो। हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1 होता है कि नहीं। यस सर। यस तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं सर। होता, हाइड्रोजन के पास ओनली प्रोटॉन होता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के पास। तो ओनली हाइड्रोजन ही एक ऐसा आइटम वो है, हाइड्रोजन का एटम एटम के पास में कोई भी प्रोटॉन वो सॉरी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ओनली वन प्रोटॉन। लेकिन प्रोटॉन जो है उसने, किसने बताया था ये, प्रोटॉन जो है वो हमारी फंडामेंटल पार्टिकल है। अभी और भी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रोटॉन को ही फंडामेंटल पार्टिकल मान के चलेंगे। तो प्रोटॉन है वो क्या है आपका, फंडामेंटल पार्टिकल है। और उसका चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता था वो बस माइनस में होता था, ये प्लस में। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे सेम है। एंड मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁷ और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, कोई बताएगा मास, इलेक्ट्रॉन का मास। 9.1 into 10 raised to power minus 31. यस, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो देखो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, यहाँ पे क्या है 27 है, यहाँ पे 31 है। तो आप बोलोगे कि जो 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन में माइनस के 27 है, यहाँ माइनस के 31 है। तो इलेक्ट्रॉन हल्का होता है कितना गुना, 1836 गुना प्रोटॉन से हल्का होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो हैवियर होता है 1836 टाइम्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। और अच्छा न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। न्यूट्रॉन इज आल्सो फंडामेंटल पार्टिकल विद नो चार्ज। इसके पास ये चीज वैसे आपको सारी चीजें पता होंगी केमिस्ट्री में, ये चीज बहुत हजारों बार देख चुके होंगे आप। एट मास कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27। देखो इसके लमसम इक्वल होता है मास इसके, इसका क्या है 1.67 है, इसमें 1.675 है लमसम हमारा। अगर किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास अगर नहीं, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नहीं दिया हुआ है तो हम सेम मास यूज करेंगे दोनों का। अगर दिया हुआ है दोनों का अलग अलग तभी यूज करेंगे, अदरवाइज एक ही मास को यूज कर लेंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी ओनली। तो जो प्रोटॉन का, जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो 1840 गुना होता है किसका, इलेक्ट्रॉन के मास का। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास होता है वो 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई बताएगा क्या। हैंड्रेज करो जरा, नंबर हैंड्रेज ऑफ करो, प्रोटॉन्स। कौन बताना चाहिए, हैंड्रेज हैंड्रेज हैंड्रेज। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बताना चाहता है एक्चुअली। जिन 3 लोगों ने बोला था कि हाँ पढ़ के आए सिर्फ वही लोग बताएंगे, बाकी लोग क्या करेंगे भाई। एटॉमिक नंबर पूछा है मैंने, कोई डेफिनेशन नहीं पूछी केमिस्ट्री से। इससे हल्का कोई कुछ नहीं होगा एटॉमिक नंबर से। ये तो आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे होगे।
अंशिका शर्मा बताओ जरा, अंशिका बेटा आप बताओ। number of protons in an element is termed as atomic number. ओके, रिया चंदेल, रिया चंदेल। Number of protons. The ओके, number of हर्ष। protons in atom. ओके ओके बेटा, हर्ष। So number of protons in an element. ठीक है, राजकुमारी। So number of protons in an element is equal to atomic number. वेल डन, चारों का आंसर करेक्ट। भले ही सेम है बट करेक्ट, करेक्ट तो सेम ही होगा ना, चारों का आंसर सेम है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किसे शो करते हैं? जेड से शो करते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, कोई बताएगा? दोबारा से एंट्रीज करो जरा। एटॉमिक मास नंबर, भाई इन चार के अलावा कोई बताएगा क्या? देखो, अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती है, गलत हो जाता है डेफिनेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको समझ में आ रहा है वो बता दो, जिस लैंग्वेज में आ रहा है उस लैंग्वेज में बता दो। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बताओ अच्छे से। बच्चों, बाकी लोग 30 लोग हैं, 30 में से 4 लोग बताना चाहते हैं बस। हाँ, कीर्ति शर्मा। हाँ बेटा आप बताओ, कीर्ति शर्मा। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यस, बिल्कुल सही बात बोली आपने। घबरा क्यों रहे थे फिर इतनी देर से? क्यों बच्चे? देखो कृति ने सही आंसर दिया है। जो लोग बैठे हैं चुप, और मुझे पता है आप में से आधे लोगों को कम से कम पता होगा ये, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों भाई, क्या हो रहा है ऐसा? यहाँ पे तो कोई आपको देख नहीं रहा है, कैमरा ऑफ है आपका, आराम से बोल सकते हो। अच्छा हर्ष, एक बार और आप और बता दो चलो, हर्ष। So the number of neutrons plus number of protons in an element. यस, ओके ओके। हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर होता है हमारा सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बोलो। Atomic mass number. एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? ए इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमारा आएगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको कौन बताएगा भाई? अभी तो ओनली हर्ष का ही हाथ उठा भाई, इस वाले पर तो सर क्या पूछा अंशिका का भी हाथ। एटॉमिक मास यूनिट AMU। प्रीति बनियाल बताओ बेटा। प्रीति बनियाल। Atomic mass unit is equal to 1/12 of carbon atom. ओके, वेल डन। राजकुमारी। Sir, atomic mass unit is equal to the 1/12th mass of the carbon atom. ओके, अंशिका शर्मा। Sir, 1 AM is defined as 1/12th of the mass of the C12 atom. यस यस, वेल डन वेल डन, सबने करेक्ट आंसर दिए हैं। और कुछ लोगों को मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि मुझे पता है उनको आता होगा, ठीक है। नए नए लोगों को जल्दी पूछता हूँ क्योंकि पुराने लोग जो बता रहे हैं उनको तो मोस्ट प्रोबेबली आता ही होगा। अगर कोई नहीं आता तो उनसे ही पूछता हूँ, ठीक है। तो हमारा एटॉमिक मास यूनिट क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया। बड़े टैलेंटेड बच्चे हो आप। अच्छा कोई बताएगा मुझे ये क्या है भाई? 6.023 × 10⁻²4 ये क्या है? Sir, Avogadro number. Avogadro number. एवोगाड्रो। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है? 1.66 × 10⁻⁻27 kg। तो आप देखोगे
1 AMU की वैल्यू लमसम 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन के इक्वल आ रही है। देखो इसमें भी 10⁻⁻27 है, 1.667 है, इसमें क्या है 1.66 है। तो कभी आपको अगर जरूरत पड़े और आपको 1 AMU की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ जाए या भूल जाओ, तो प्रोटॉन का मास यूज कर सकते हो, न्यूट्रॉन का मास यूज कर सकते हो। आंसर लमसम सेम ही आएगा। क्या ही फर्क पड़ेगा पॉइंट के बाद में दूसरी डिजिट का, क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखते Yes. हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा एक बात बताओ, उसने बोला था कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, सारा मास कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस में, तो फिर न्यूक्लियस का साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? तो न्यूक्लियस डज नॉट हैव शार्प एंड वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। तो जो एक्चुअली में जो न्यूक्लियस होता है, एक्चुअली में जो न्यूक्लियस होता है वो परफेक्टली गोल नहीं होता, परफेक्टली स्फेरिकल शेप में नहीं होता है। परफेक्टली जो हमारा, वैसे हम अर्थ को मानते हैं, अर्थ क्या परफेक्टली स्फीयर शेप में है क्या? No, sir. नहीं है ना, तो हम उसको मान लेते कैलकुलेशन के लिए। तो सिमिलरली एटम के साथ भी है, एटम परफेक्टली स्फेरिकल शेप में नहीं है, उसका लमसम 5 to 10% वेरिएशन रहता है। जैसे मान लो कोई एटम है, उसको मैंने स्फेरिकल मान लिया, स्फेरिकल शेप का मान लिया, तो जो एक्चुअल उसका साइज है और मैं स्फेरिकल का वॉल्यूम निकालूंगा, स्फीयर का वॉल्यूम निकालूंगा, उन दोनों में लमसम 5 to 10% का एरर होगा बस। तो इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहे अपन लोगों के लिए, इसीलिए हम क्या मानने वाले हैं, जो स्फीयर है, जो सॉरी मेरा एटम है, न्यूक्लियस है, सॉरी एटम बोला हूं, न्यूक्लियस है, वो कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का। ठीक है, जो हम न्यूक्लियस को मानने वाले हैं, स्फेरिकल शेप का मानने वाले हैं, स्फेरिकल शेप का माना। तो हाउ एवर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय, जब भी आपको रेडियस गिवन हो न्यूक्लियस की, तो उसकी रेडियस क्या होगी, साइज क्या होगा, r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। अब a क्या है भाई इसमें, ये तो आपको पता ही है कौन क्या है, एटॉमिक मास Yes, sir. नंबर, एटॉमिक मास नंबर। और r0 क्या है, वेयर r0 इज अ कांस्टेंट व्हिच इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। सभी न्यूक्लियाइज के लिए r0 आपकी सेम रहेगी हमेशा, r0 इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और आपका एटॉमिक मास नंबर डिसाइड करेगा कि आपकी रेडियस क्या होने वाली है स्फीयर की, ये स्फीयर की या फिर न्यूक्लियस की। सारी बात। अच्छा इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं क्या, अगर हमें वॉल्यूम पता चल जाए तो क्या डेंसिटी भी निकाल सकते हैं न्यूक्लियस की? Yes, sir. sir. बोलो। तो अभी हम क्या पता करने वाले हैं, अगर हमें इसकी रेडियस की जो रेंज होती है एक्चुअली में 1 फर्मी मीटर टू 10 फर्मी मीटर होती है। फर्मी मीटर, एफएम का मतलब क्या है भाई, कोई बताएगा एफएम का मतलब क्या है? The 10 raised to power minus 15 meter. फर्मी मीटर, फर्मी मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मेरा वो जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल शेप का है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई। हमें आर क्यू चाहिए, आर क्या है मेरा, r0 a की पावर 1/3, r0 a की पावर 1/3। इस आर क्यू की जगह पुट कर दिया मैंने r0 a की पावर 1/3। देखो आर क्यू क्यू तो आर क्यू हो जाएगा, r0 का क्यू, लेकिन a की पावर 1/3 है और यहाँ पे q है, तो उसका क्या रह जाएगा, ओनली a रह जाएगा। अब आप देखोगे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए? बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल सकता हूं कि जो वॉल्यूम है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। अगर मेरा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है तो मुझे न्यूक्लियर की डेंसिटी चाहिए। अब डेंसिटी कैसे निकालोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है डेंसिटी? Yes, sir. अब वॉल्यूम उसका मास निकालने के लिए, मास निकालने के लिए क्या करोगे, मास निकालने के लिए क्या होगा, ए एएमयू, भाई उसका मास कितना होगा, ए एएमयू मतलब जितने उसमें न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूक्लियॉन्स ए फॉर, या तो आप बोलो टोटल सम ऑफ एटम, एटम जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
कितने हैं उनका सम बोल दो। क्या हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को जो न्यूक्लियस के अंदर रहते थे उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते थे, बोलते थे कि नहीं? यस तो हमारे कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, कितने हैं? एएमयू, ए में अगर एएमयू का मल्टीप्लाई कर दूं 1 एएमयू का, तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास हमारा आ गया। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर नॉट का क्यू इंटू ए, 4/3 पाई आर नॉट का क्यू इंटू ए। अब हम निकाल लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी वो वॉल्यूम जो है उसकी फॉर्म में निकाल लो, 4/3 इंटू पाई इंटू आर नॉट का क्यूब, और नॉट क्या है 1.2 इंटू 10⁻⁻5, इसका क्यू कर दिया इंटू ए, तो 45 में आ जाएगा। माइनस के 45 में आपका आंसर आएगा, आंसर नहीं सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा 7.24 इंटू 10⁻⁻45 ए मीटर क्यूब। ए क्या है हमारा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ए। हमें डेंसिटी चाहिए तो क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या है मेरा? मास क्या है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ए। भाई आप अगर डेंसिटी निकाल रहे हो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या है मेरा? ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और वॉल्यूम क्या है मेरा? वॉल्यूम 7.24 इंटू 10⁻⁻45 ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो मेरा डेंसिटी आ रहा है 2.29 इंटू 10⁻, कितना? 17 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी देख रहे हो कितना है डेंसिटी? तो लेवल ऑफ डेंसिटी इज वेरी हाई। इतनी डेंसिटी का कोई भी मैटर हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, कोई बताएगा मुझे अर्थ का मास कितना होता है? मास ऑफ अर्थ, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूं एटम के मास के और अर्थ के मास के। मास ऑफ अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा क्या? हमारा लमसम लमसम होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। कितना होता है? 6 इंटू 10⁻24 kg। अब देखो, एक छोटे से एटम का, ये तो मास हो गया, चलो मास हो गया। अगर मैं इस छोटे से एटम का 1 मीटर की वॉल्यूम ले लूं, 1 मीटर की वॉल्यूम ले लूं, तो उसका मास कितना होगा? 2.29 इंटू 10⁻17 kg। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है, हम बहुत सारे एटम से न्यूक्लियस न्यूक्लियस इकट्ठा करके 1 मीटर की अगर वॉल्यूम बना दिए तो अर्थ के कंपैरिजन में हो जाएगा भाई। ये 17 है, ये 24 है, यानी कि अर्थ से लमसम लमसम 10⁻7 10⁻7 kg कम रह जा रहा है बस। 1 मीटर की वॉल्यूम का वेट मास, 1 मीटर की वॉल्यूम का। समझ रहे हो अर्थ कितनी बड़ी है? अर्थ तो बहुत बड़ी है भाई, अर्थ बहुत बड़ी है, लेकिन 1 मीटर क्यूब अगर मैं न्यूक्लियस इकट्ठे कर लूं तो उसका मास 2.29 इंटू 10⁻17 kg हो जाएगा। तो इसको देख के पता चला कि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था एक्सपेरिमेंट में? रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि अल्फा पार्टिकल सिर्फ एक ही पॉइंट से वापस आ रहा था 180 डिग्री रिफ्लेक्ट होने के बाद में, 180 डिग्री ओनली न्यूक्लियस से ही रिफ्लेक्ट हो रहा था, बाकी सबसे 180 नहीं हो रहा था। यस और नो? सिर्फ एक ही पॉइंट से 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन हो रहा था। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब वो क्यों हो रहा था, ये चीज अब जाके प्रूफ हो गई, क्योंकि उस पॉइंट की डेंसिटी इतनी ज्यादा थी, उसको आगे भगाना पॉसिबल ही नहीं था, उसको उसको पास करना, उसमें से अंदर से पास करना पॉसिबल था ही नहीं। 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर की हो रही थी डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस। कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. No. नो सर। अच्छा, आप में से आज आज मॉर्निंग में कितने लोग आए थे पेपर डिस्कशन में? प्रीति, तो मुझे नाम याद है प्रीति का, तो
प्रीति बनियाल तो आई थी, प्रीति बनियाल ने क्वेश्चन ही पूछे थे 3-4 तो। हाँ, अंशिका ने भी पूछे थे, राजकुमारी ने भी आई थिंक पूछे थे। 5 ही लोग आए थे बस, बाकी लोग क्या कर रहे थे भाई? नींद नहीं खुली है? बेटा आया करो मॉर्निंग में, जो भी आपका पेपर डिस्कशन वगैरह होता है इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो करवाया है। सोचो, आप उठते हो सुबह 6 बजे, मतलब 5:45 बजे। हमें 5:45 आपके सामने बैठना है, तो हम आपसे तो पहले ही उठते होंगे। आप भले ही कैमरा ऑफ करके, मतलब कैमरा तो हम ऑफ कर लेते हैं, ऑन भी कर लेते हैं, बट हमें आपके सामने बैठना है। आप आराम से एक बार झपकी भी मार दोगे बीच में 5:45 उठ के, तब भी हमको नहीं पता चल पाएगा, लेकिन हम झपकी मार दिए तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए हमें ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है। और आप जब आप अपने लिए नहीं उठ सकते तो हम आपके लिए उठ रहे हैं, सोचो। हम तो आपके लिए उठ रहे हैं ना, आप अपने लिए तो उठो। इसलिए ऐसा मत करो कि मॉर्निंग की क्लास बंक मार रहे हो, ऐसा मत करो, क्योंकि अटेंडेंस बहुत कम रही थी, बहुत ज्यादा कम रही थी, क्योंकि होनी नहीं चाहिए थी मॉर्निंग की क्लास में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी पेपर डिस्कशन, जैसे आज फिजिक्स का हुआ था, आधा पेपर हुआ था, 20 क्वेश्चन हुए थे स्टार्टिंग के, तो जो 30 क्वेश्चन है नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास होगी हमारी, फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। बायो की होगी, केमिस्ट्री के पेपर डिस्कशन होगा, उन सब में आप जाओ। ऐसा मत करो कि उसको छोड़ दे रहे हो, क्योंकि अब मेजर टेस्ट होंगे आपके, मेजर टेस्ट हो रहे हैं आपके। पूरे 800 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 720 का आपको करना है। तो उससे जब हम क्वेश्चन करवाते हैं तो पूरे जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उन सबका रिवीजन सा हो जाता है क्वेश्चन के हेल्प से। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये स्किप करना भूल जाओ, स्किप मत किया करो टेस्ट को, उसको डिस्कशन को। अब देखो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियर की डेंसिटी है डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। देखो हमने देखा था कि जो डेंसिटी है उसमें ए से ए कैंसिल हो जा रहा था, ए से ए कैंसिल हो जा रहा था। तो हम बोलेंगे कि जो न्यूक्लियर की डेंसिटी जो होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि लमसम लमसम ऑल न्यूक्लियाई की डेंसिटी लमसम लमसम सेम होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी हैज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू, लार्ज वैल्यू तो है, ये तो हम देख चुके हैं कि भाई 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम उसका ले रहे हैं न्यूक्लियस का, तो वो 10⁻7 टाइम्स ही छोटा रह जा रहा है पूरी अर्थ के मास से। पूरी अर्थ के मास से अगर मान लो हमारा थोड़ा सा और ज्यादा एरिया ले लिया तो अर्थ के कंपैरिजन में हो जाएगा उसका मास। तो उसकी डेंसिटी तो एक्सट्रीमली हाई है, एक्सट्रीमली हाई है। सिमिलरली थर्ड देखोगे, न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। देखो जो न्यूक्लियस है, मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है ना वो धीमे धीमे, जैसे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डेंस है, ऐसे सेंटर पे ज्यादा डेंस है, तो बाहर जैसे जैसे चलता गया है आपका डेंसिटी कम होती गई है। सबसे ज्यादा डेंसिटी है उसके सेंटर पे, उसके सेंटर पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है। तो उन्होंने बोला है कि जो सेंटर पे डेंसिटी है उस डेंसिटी का जहां पे ρ/2, मान लो सेंटर की डेंसिटी है रो, जहां पे हमारी डेंसिटी ρ/2 होगी, जहां पे भी ρ/2 डेंसिटी हो जाएगी हमारी, कितनी ρ/2, उस रेडियस को हम क्या मानेंगे, रेडियस ऑफ एटम बोलेंगे। अरे बात समझ में, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ एटम बोलेंगे उसको। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? ये वाला स्टेटमेंट वही है कि जो न्यूक्लियर रेडियस हम बोलेंगे, किसके बोलेंगे, जो हमारी सेंटर पे डेंसिटी थी उस डेंसिटी का हाफ अगर आपका है डेंसिटी, जहां तक उस डेंसिटी को मिलेगी डेंसिटी ऑफ, सॉरी रेडियस ऑफ द एटम। क्लियर है यहां तक? यस सर। बोलो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है बस। तो न्यूक्लियर फोर्स जो आपको याद हो कि हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटे से एरिया में रहते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, जैसे ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, ये मिलजुल के आपस में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स होता है, लेकिन फिर भी वो टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग।
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, और ये वर्क करता है बिटवीन द न्यूक्लियस ओनली, और वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। जैसे ही आप थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ाओगे दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की, न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाएगा। और ये काम कितनी डिस्टेंस में करता है? लमसम 3 to 4 फर्मी मीटर है, 3 to 4 फर्मी मीटर डिस्टेंस में ये काम करता है। वेरी मच डिपेंड ऑन डिस्टेंस, वो जैसे कि मैंने बताया कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज। देखो ये जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। ये भेदभाव किसी के साथ नहीं करता, हर एक के साथ में लगता है। और स्पिन इंडिपेंडेंटली, जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो स्पिन भी इंडिपेंडेंटली करते हैं। जो न्यूक्लियस स्पिन करता है, जैसे न्यूक्लियस ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है, ऐसे स्पिन कर रहा है, तो मान लो प्रोटॉन ऐसे कर रहा है और न्यूट्रॉन ऐसे कर रहा है, ये इंडिपेंडेंटली स्पिन कर रहा है, ऐसा नहीं कोई एक दूसरे से बंधा हुआ हो। तो नेचर क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर होता है कब? जब इफ द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 0.8 फर्मी मीटर, और अगर रिपल्सन रिपल्सिव होता है कब? जब लेस देन 0.8 फर्मी मीटर। ये हमारी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। हेलो, ठीक है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन। यार क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो भाई। और जैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा आप हैंड रेज करोगे। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा बेटा? बताएगा कोई? मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? क्या होगा मास ऑफ न्यूक्लियस? इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो आप क्या ले लोगे मास ऑफ न्यूक्लियस? मास ऑफ 12 न्यूक्लियस बोल दो, एन एन ले लो। कितना? 12 MP। MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। आर नॉट की वैल्यू क्या होती है? कोई बताएगा आर नॉट की वैल्यू? आर नॉट की वैल्यू 1.2 into 10 to the power minus 5. 1.2 2 into 10 raised to power इंटू 10 टू द पावर minus 15. -15। यस, 1.2। नहीं, आर नॉट की वैल्यू -15 नहीं होता, माइनस के 5 होता है। 1.2 इंटू 10 टू द माइनस के 5 होता है। 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5 होता है आर की वैल्यू। 1.2 इंटू 10 टू द माइनस के 5। अब करो जरा। अब आपको सिर्फ यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन रखना है, आर नॉट की वैल्यू पता है, और डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दो।
आ रहा है बच्चों? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। हिंट चाहिए हो तो बता दीजिए, और हिंट दे दूंगा हम, लेकिन करो आप खुद से ही। आई थिंक मैं ही करवा देता हूँ, चलो। देखो, Mn आपका क्या आएगा, 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बेटा, 1 पॉइंट, बोलो, आवाज आ रही है मेरी बच्चों? Yes, sir. बच्चों तो कुछ बोला करो ना, ऐसे चुप हो जाते हो आप तो एकदम गायब हो। 1 पॉइंट, बोलो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 90. 27 मास बेटा, मास मास Yes, sir. मास क्या होता है, 1.66 ले लो या 67 बोलो, 27 होता है ना माइनस के। Yes, sir. और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या है, मास को अभी एम ही रहने दो, चलो। वॉल्यूम क्या, फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू ए, यही है कि नहीं है, Yes, sir. Yes. बोलो। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? No, sir. ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या है, ए यहाँ पे क्या है, 12 है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. वैल्यू पुट करो जरा, मास क्या है आपका, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 27 डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू पाई इंटू R0 क्या है मेरा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5 का होल स्क्वायर इंटू ये कितना है मेरा 12। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 टू द पावर 27 में कुछ आंसर आना चाहिए, 27 17 में, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 17, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको कैसे हुआ है? Yes, sir. ओके, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम मास एनर्जी रिलेशन, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। मास एनर्जी रिलेशन मतलब E बराबर mc स्क्वायर, इक्वेशन सुनी होगी सबने, E बराबर mc स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. अब आइंस्टीन बाबा क्या बोले थे, आइंस्टीन चचा बोले थे कि हमारा जो मास है ना वो हमेशा मास एनर्जी का कन्वर्टेबल। हाँ बेटा हर्ष बताओ। सर पिछले क्वेश्चन का आंसर अलग है मेरा। क्या आंसर है बेटा? कैलकुलेशन कुछ 1.4 डिफरेंट होगा into बेटा, 10 फिर to आपका 5 कैलकुलेशन में जाएगा। कुछ मिस्टेक, हाँ तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा शायद।
ठीक है, तो मास एनर्जी रिलेशन में क्या हुआ था, आइंस्टीन चचा बोले थे कि जो एवरी मास जो होता है ना, हर एक मास जो होता है, वो मास एक्चुअली में वो एनर्जी ही है। आप स्टेटमेंट देखोगे, मास इज प्रॉपर्टी दैट ऑल एनर्जी एग्जिस्ट, या मास इज एन आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी इज प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप बायो के हैं तो एक बायो का ही एग्जाम्पल लेते हैं। एक बात बताओ, माना कि हर्ष का वेट 60 केजी है, मान लिया मैंने कि हर्ष का वेट 60 केजी है। अगर मैं हर्ष को बोलूं कि 15 दिन तक कुछ भी मत खाना, 15 दिन तक कुछ भी मत खाना, और सारा काम जैसे आप कर रहे हो, सारी क्लासेस ले रहे हो, क्लास लो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाओ, घर पापा मम्मी जो भी बोलते हैं, सब्जी लाओ, ये करो वो करो, सारे काम वैसे के वैसे ही कर रहे हो, और जिस एनर्जी से पहले करते थे उसी एनर्जी से कर रहे हो। तो जब मैं 15 दिन के बाद हर्ष का वेट तोलूंगा, क्या हर्ष का मास 60 केजी ही बचेगा या कम होगा? सर कम हो जाएगा। कम होगा। किलो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, कोई बताएगा क्यों हो जाएगा? बायो के हुआ। सर जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी हमारे फैट्स को डिसॉल्व करेगी और उससे ग्लूकोज बना के एनर्जी लेगी। यस, मतलब क्या हुआ, वो एनर्जी आई कहां से थी आपके पास? सर फूड ईट करने से। फूड ईट करने से। एक बात बताओ मुझे कि मैं अगर आपको बोलूं कि आप जब छोटे थे, मान लो आपको डेली एनर्जी की जरूरत थी 100 जूल की, फॉर एग्जांपल ले लिया, और 10 साल तक मैं आपको 100 जूल एनर्जी ही देता जाऊंगा, क्या आप मोटे हो सकते हो? फैट आपके पास जमा हो सकता है? नो सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई जितनी एनर्जी मैं दे रहा हूं उतनी खर्च हो जा रही है, लेकिन ये इकट्ठा कैसे होता है? फिर मास बढ़ता, वेट बढ़ता कैसे है? वो कैसे बढ़ता है? जैसे हम शादी में गए, शादी में देखा मटर पनीर, पनीर पनीर चेप दिए उसमें से, हमारी बॉडी को आज आज के लिए जरूरत थी मान लो 100 जूल की, हमने पनीर खा लिया 1000 जूल का, 900 जूल जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी? बॉडी बड़ी समझदार है, बॉडी ने कहा मैं फेंकूंगी नहीं, मैं इसको मास बना के, एनर्जी थी, खाया था वो एनर्जी थी, बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम ने बनाई एनर्जी, लेकिन उसको बॉडी ने इकट्ठा कैसे किया? एज अ मास के फॉर्म। तो एनर्जी कन्वर्ट होके मास हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। समझ में आ रहा है? अब जब आपने खाना खाना बंद कर दिया, जैसे 15 दिन के लिए खाना नहीं खा रहे थे, जो हमने 900 जूल एनर्जी इकट्ठी की थी, क्या बॉडी हमारी सबसे पहले उस 900 जूल वाली एनर्जी को याद करेगी? हाँ भाई, मैंने उस दिन इस बंदे ने दावत में पनीर खाया था, वो एनर्जी मैंने 900 जूल इकट्ठी की थी। क्या 9 दिन तक उसी में से 100 जूल काट के अपने बॉडी को देती जाएगी बॉडी? यस सर। इसका मतलब Yes, जो sir. हमारा मास बना था, एनर्जी से जो मास बना था, क्या वो मास अब फिर से कम होते होते एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? यस सर। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हर्ष का वेट मान लो 60 से 70 केजी हो गया है, तो क्या हर्ष का मास बढ़ा है या हर्ष की अमाउंट ऑफ एनर्जी का कलेक्शन बढ़ गया है? सर रिपीट। देखो, जैसे अभी आपका मास है 60 केजी, मान लिया मैंने 60 केजी है, 2 साल बाद आपका मास हो गया 70 केजी। तो अब मैं आपको 60 केजी से कंपैरिजन करना चाहता हूं। एक बंदा है वो बोल रहा है कि नहीं, आपका ना मास बढ़ गया है। एक ने E बराबर MC स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, वो बोल रहा है कि नहीं, आपका मास नहीं बढ़ा है, आपके अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पहले कलेक्ट थी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ गई है 10 केजी की। तो कौन सही है दोनों? Amount of energy. समझा? ये Sir, amount आपका of जब energy बढ़ गई। एनर्जी वाला, क्यों? क्योंकि आपका जो मास है ना, मास वो एनर्जी के ही फॉर्म है
एनर्जी की ही फॉर्म है। जैसे आपको याद है अभी जस्ट मैंने बताया कि जब आपका फैट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑलरेडी एनर्जी में, और जब एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक्चुअली में है क्या मास? मास इज एन आइडिया अबाउट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी। तो उन्होंने बोला जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है, या मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो जनरली होता क्या था, जैसे मान लो हर्ष है, ये हर्ष है, मस्त हंस रहा है हर्ष। हर्ष मान लो अभी रेस्ट पे है, रेस्ट मास है हर्ष का 60 kg। अगर मैं हर्ष को वेलोसिटी दे दूं मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, तो इसको मैंने काइनेटिक एनर्जी दी, Yes, sir. यस तो आइंस्टीन बाबा कहते हैं कि जो हर्ष का मास था 60 kg, जब हर्ष को मैंने काइनेटिक एनर्जी दी है तो इसकी वजह से भी एक एक्स्ट्रा मास आएगा। यानी कि जब हर्ष मूविंग कंडीशन में होगा तो हर्ष का मास क्या होगा? रेस्ट मास प्लस एम एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा मास क्या होगा? ये तो 60 kg हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो मैंने हर्ष को दी है डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। यहां से अगर मास को निकालोगे क्या आएगा? ई अपॉन सी स्क्वायर आएगा ना, एम डिवाइडेड बाई ई सी स्क्वायर। अब इसको हम कंसीडर क्यों नहीं करते? कंसीडर क्यों नहीं करते भाई? एक बात बताओ, इस हाफ एम बी स्क्वायर अगर इसका करोगे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ एम 60 kg है, वी मतलब 4 जीरो हो गए, 30, कितना होगा 30 पे 5 जीरो, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्स टू मैक्स, इतनी होगी ना। 1 2 3 4 5 6, तो देखो 60 प्लस 3 पे 6 जीरो, 3 इंटू 10⁶ बोल दूं उसको? यस 5 है, Yes. 5 है, 6 नहीं 5 है। 10 अब देखो इधर क्या है? सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9 इंटू 10⁻, क्या होगा? 16 होगा भाई। 8 था ना 10⁻, प्लस के 8 था, यहाँ 16 हो गया। तो ऊपर जाके क्या होगा आपका? 60 प्लस 3 3 जा 9, तो 0.33 इंटू 10⁻ कितना आ जाएगा? माइनस के 11 kg। तो क्या 60 में अगर 0.33 इंटू 10⁻, माइनस के 11 kg को ऐड करेंगे तो क्या हर्ष के मास पर कुछ फर्क पड़ेगा? नो तो हमारा 60 kg ही रहेगा। इसीलिए हमें, जो हम दौड़ते हैं या इतना तेज भागते हैं, तब हमें अपना मास बढ़ा हुआ नजर नहीं आता। आई बात समझ में? यस क्योंकि हमने Yes, sir. एनर्जी दी है तो हमारा मास कुछ बढ़ना चाहिए था, इसीलिए ऐसा हुआ। क्लियर हुआ? यस Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा टाइप, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन है। आकांक्षा, विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? Sir, option D, 4.5 संजय into सोनी, 10 raised to power 6. ओके।
हर्ष, हर्ष, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। राजकुमारी, Sir, option A. अनु देवी, Sir, option A. रीव चंदेल, बोलो रिया, तुम्हें मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 0.5 ग्राम्स। 0.5 ग्राम्स दे रखा है, यानी कि क्या होगा? 0.0005 केजी होगा कि नहीं होगा? बोलो। 1000 का डिवाइड करूंगा यस तो सर। होगा। Yes, sir. और जिनका यस सर। डी आया है ना, उन्होंने यही गलती की है, उन्होंने 0.5 ग्राम मास डायरेक्टली लगा दिया है। हमें फॉर्मूला क्या पता है हमें, E बराबर m c स्क्वायर। n क्या है मेरा? 0.0005 इंटू सी क्या है मेरा? 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। क्या होगा? इसको लिख दूं, क्या लिख दूं मैं इसको लिख देता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻4 1 2 3 4 इंटू 9 इंटू 10⁻60। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, ठीक है, sir. इधर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 10⁻16 में से 4 गया तो कितना बचा? 12। तो अगर आप 4.5 में दे रखा है तो 4.5 इंटू 10⁻13 जूल बोल सकते हो कि नहीं एनर्जी? यस सर। Yes, sir. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको होमवर्क क्वेश्चन, ये हलवा टाइप के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन ये हैं, 4 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है आपके लिए हलवा टाइप। इनको खा लीजिएगा आराम से। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ मुझे। फर्स्ट पहले क्या पढ़ा हमने? बोलो। Composition of nucleus. क्या पढ़ा था? Composition of nucleus. कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। और क्या पढ़ा था? Mass energy relation. मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा था। और क्या किया था हमने? Atomic number or atomic mass. यस, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। और क्या किया था? फोर्थ में Sir, atomic mass unit. हाँ, एटॉमिक, वो उसी में आ गया पूरा, बेसिक बात बोल सकते हो, एंड बेसिक्स। और हमने क्वेश्चंस किए थे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत इसमें? आज की क्लास में कोई दिक्कत अभी की? नो No, सर। sir. No, sir. ठीक है, तो अभी अभी जब आप लोग आओगे, नेक्स्ट क्लास भी है ना 8:30 से, Yes, Yes. Yes, sir. sir. हाँ? फिर अभी 1 घंटे बाद मिलते हैं फिर आपसे बच्चों। Yes, ठीक है, sir. 1 घंटे बाद ही मिलना है, जस्ट नॉट मोर देन 1 आवर। 8:30 बजे मिलते हैं, और टाइम से आइएगा सब लोग। Yes, sir. ओके देन, Thank you, sir. Bye, sir. Bye. बाय बाय एवरीवन।